हमारे साथ इस समय पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर मेजर आदिल राजा जुड़ रहे हैं। अब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन इनके एक क्लेम से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया जब मेजर आदिल की तरफ से यह कहा गया कि आसिम मुनीर का सीधा सीधा हाथ इस पूरे पहलगाम हमले में रहा। मेजर आदिल, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले मैं आपसे यह समझना चाहती हूं कि पाकिस्तान तो डिनाई कर रहा है पूरी तरीके से। पाकिस्तान कह रहा है कि आपके अंदर की गलती है और आप उसे थोपने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पर। वो कौन सी फैक्ट्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जिसके बेसिस पे आपको लगा कि जनरल आसिम मुनीर का हाथ है पहलगाम हमले में? श्वेता, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं, आप कह रही हैं कि मेरी बात से जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो थरथली हम कहते हैं मिची हुई है। लेकिन मेरी तो बातें पिछले 3 साल से जितनी भी हैं, जब मुझे पाकिस्तान छोड़ के अपनी जान बचा के वहां से निकल के यहाँ पे यूके में आना पड़ा और यहाँ पे जो है मैं आके रह रहा हूं, तो मैंने जितनी भी अपनी रेवलेशंस की हैं उसकी एक हिस्ट्री है और वो बातें सच साबित हुई हैं। और वो बातें जो है वो मेरे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अंदर जो सोर्सेज मौजूद हैं, आईएसआई में, एमआई में, मैं जाती तौर के ऊपर डीजीएमआई से लेके जर्नलों से लेके नीचे जवानों तक हर किसी को जानता हूं, क्योंकि मैंने 21 ईयर सर्विस की है पाकिस्तान आर्मी के अंदर इन फाइटिंग आर्म ऑफिसर एंड आई एम अ थर्ड जनरेशन, तीसरी नस्ल का मैं पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं। मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, मैं खुद। और रिटायरमेंट के बाद भी फुल ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बाद 2016 और 17 में 2017 में मेरी एलपीआर खत्म हुई तो मैं स्पोक्स पर्सन था पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का। और मैं स्पोक्स पर्सन की हैसियत में कॉलमिस्ट भी था, पाकिस्तान के नेशनल डेलीज में लिख रहा था। और इस हैसियत के अंदर मैं आईएसआई और आईएसपीआर के साथ मुसलसल राब्ते में था। तो मुझे स्लैंडर करके मेरी बात को छोटा करने का कोई मानी नहीं है, क्योंकि जो भी मैं बात करता हूं वो अगर 2 दिन बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, तो यहां बहुत सी बातें हैं जो साल साल बाद, 2 साल बाद सच साबित हुई हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान की आवाम ये बात मानती है कि मैं सच बोलता हूं और मेरी बात को जो है वो क्योंकि प्रूफ इज इन द पुडिंग, वो सच साबित हो जाती है। और जहां तक ये ताल्लुक है पहलगाम हमले का, तो देखिए ये तो इसमें कोई किसी किस्म की, वैसे तो कॉमन सेंस भी है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, आई टुक माई टाइम, आई कंसल्टेड विद माई सोर्सेज और 100% हाईएस्ट लेवल से आईएसआई के अंदर से मुझे ये बताया गया कि आईएसआई के मना करने के बावजूद जनरल आसिम मुनीर ने यह ऑर्डर किया है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान का जो कौमी बयानिया है, नेशनल नैरेटिव है, उसका रुख मोड़ना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं अपनी नालायकी की वजह से। जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है, जो जनरल आसिम मुनीर की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उस पे जो नेशनल नैरेटिव है उसका रुख चेंज करके अपनी पॉपुलैरिटी भी गेन करना चाहते हैं। और इसके तहत, क्योंकि वो सुपर किंग है और हमेशा से पाकिस्तान में आर्मी चीफ सुपर किंग होता है और आर्मी चीफ की पहली ख्वाहिश होती है कि वो एक्सटेंशन ले, तो ये जरा लंबी एक्सटेंशन चाहते हैं। इनका इस साल नवंबर में खत्म हो रहा है टेन्योर, ये पहले 5 साल पूरे करके 5 साल मजीद 10 साल ज़िया-उल-हक 2.0 बनना चाहते हैं। तो ये इस वजह से इन्होंने काम करवाया और पीछे से इनको थपकी जो है इन्होंने, चाइना ने, जाहिर बात है उनका इसमें मफाद है और वो छुपाते नहीं है अपने मफाद को, इसलिए वो खुल के बात करते हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस के अंदर ही जो है वो उनकी मटभेड़ लगी रहेगी तो चाइना विल हैव अ फ्री रन इन द ट्रेड वॉर, ऑनगोइंग ग्रेट पावर राइवलरी जो उनकी चल रही है अमेरिका के साथ। इट मेक्स परफेक्ट सेंस के जियोपॉलिटिकल सपोर्ट के बदले जो उनको मिल रही है, चाइना बराह रास्त हिंदुस्तान से कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान इतनी बड़ी मार्केट है चाइना के लिए कि चाइना कभी भी आपके साथ बराह रास्त तो नहीं करेगा, लेकिन एक एक्टिव बॉर्डर तो आपका उनके साथ खुला हुआ है ना। प्योर रियल पॉलिटिक है, कोई कंस्पिरेसी नहीं है कि यहां आसिम मुनीर को थपकी मार के एंगेज करा दिया गया है और आसिम मुनीर ने यह काम कर दिया है। और आसिम मुनीर इतना ज्यादा बदनाम फौज के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर हुआ था, और अब हिंदुस्तान में भी जो है वो नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान में भी नारे लग रहे हैं और असल मुद्दे को सब भूल के बैठे हुए हैं। वाकई ये बहुत आसान सा रास्ता हो जाता है किसी भी, और इससे पहले भी हुए हैं जो आप जिक्र भी कर रहे हैं पाकिस्तानी जनरल्स का, जो चाहते हैं कि आर्मी चीफ बन गए उसके बाद कैसे अपने करियर को थोड़ा सा और लंबा कर लें। लेकिन मुझे तो लगता है कि लोएस्ट पाकिस्तानी आर्मी ने जनरल आसिम मुनीर के तहत देखा है खुद को। कब ऐसा हुआ कि कोर कमांडर के घर में जो भीड़ है, जो मॉब है, वो दाखिल हो जाती हो, वहां से चीजें लेकर चली जाती हो, या खैबर पख्तूनवा में हम देख रहे हैं कि पुलिस और आर्मी के बीच लड़ाई हो जाती है। पाकिस्तानी आर्मी के साथ ऐसा होता नहीं था। ये क्या चेंजेस हुए हैं?
75 साल में जितनी ज्यादा मोहब्बत की गई पाकिस्तानी फौज से, अकीदत की हद तक मोहब्बत की गई। 75 साल आधा मुल्क गवा बैठे, लेकिन फिर भी उनको दोबारा दिलों में बसा लिया गया। तो अब आके, हालांकि 71 में अहमद फराज ने लिखा था, पेशावर कातिलों तुम सिपाही नहीं। अब आके लोग कहते हैं कि तुम वाकई सिपाही नहीं हो, तुम लोग जो काम कर रहे हो, ये जर्नैल जो कर रहे हो, तुम अपने इक्तदार के लिए काम कर रहे हो। आधा मुल्क गवा के भी तुमने कहा कि नहीं वो भारत आधा दरमियान में था। तो जब आपकी तरफ से बयान दिए जाते हैं तो उसको यहां पे इनकैश करवाया जाता है कि देखो, अगर फौज नहीं होगी और फौज मजबूत नहीं होगी तो भारत चढ़ाएगा, ये तो अखंड भारत चाहते हैं, वैसे ही यहां पे ये हमें मार देंगे, तो इसलिए तुम हमें सर का ताज बना के रखो। और उस सर के ताज बनने के चक्कर के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस एम्पायर आयशा सदीका ने मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड लिखी, उनको भी गद्दार करार दे दिया। मैं सच बोलूं तो मैं भी गद्दार हूं। पाकिस्तान में जो भी सच बोले वो गद्दार है, उसको अपनी जान बचानी पड़ जाती है। उसके ऊपर, मेरे ऊपर तो आईएसआई ने लंदन में आके मुकदमे कर दिए। क्यों? क्योंकि ये हकीकत है, ये सच है कि आप देखें कि ये इंडिया पाकिस्तान जो नैरेटिव है, जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी का फायदा दोनों तरफ उठाया जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर उठा रहा है। मिजादिल, ये चीज़ समझाइए कि अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास बहुत लंबे टाइम तक लड़ने के लिए असलहा नहीं है, और यूक्रेन को भी बेच दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से जब रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। क्या ये सही है या फिर ये केवल ये बातें हो रही हैं? देखिए, ये बात तो सच है, मैं इसके ऊपर कोई झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जितने भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की है वो ये बात जानती है कि बात सच है। मैं आज कह दूं नहीं सच है, पाकिस्तानी जो है वो हुब्बुल वतनी के अंदर, लेकिन जो रियलिटी है वो सच है। ये बात, ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि इनके पास जो है वो एक लंबा समय तक लड़ने के लिए इकोनॉमिक पावर नहीं है। असला तो इन्होंने बेचा हुआ है, लेकिन अब वो बैंक कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक वेपन्स के ऊपर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे। और ये चूरन बेचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जंग चाहते वो खुद भी नहीं है। एक तरफ आसिम मुनीर अपना इमेज क्रिएट कर रहा है वहां पे और नारेबाजी अपने लिए करवा रहा है, पूरी मुल्ला क्रैसी को साथ मिला के, तमाशबीनों को साथ मिला के जो है उसने अपनी जो है वो वावा करवा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, लेकिन नवाज शरीफ को पता भी है कि आसिम मुनीर ने सारा काम करवाया। नवाज शरीफ साहब को बीजेपी सरकार का असासा समझा जाता है। मोदी सरकार, मोदी साहब से बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं। वो बगैर वीजा के लाहौर में उनके घर पे जाते हैं, स्पेशल उनके लिए खाने बनते हैं, ये भी हकीकत मौजूद है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला यहां पे। और ये इमरान खान जिसको जेल में बंद किया हुआ, जिसको पूरी बात भी नहीं बताते, उसके कंधे के ऊपर रख के इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कह रहा था कि भाई इमरान खान भी बहुत अच्छा लीडर है। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में ये लफ्ज डाल के उससे बुलवाना चाहते हैं, भारत के खिलाफ जो वॉर फीवर है वो खड़ा करना चाहते हैं। खुद बोलने की इनके अंदर जरूरत नहीं है। आपको लगता है पाकिस्तान हमारे वॉर लड़ेगा, मतलब कन्वेंशनल वॉर? क्या पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि वो अपनी तरफ से अटैक आज कर सकता है इंडिया पर? देखिए श्वेता, ऑल आउट वॉर तो ऑप्शन ना इंडिया के लिए है ना पाकिस्तान के लिए है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया के पास भी जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस मौजूद है। यहाँ पे ऑल आउट वॉर तो जो है वो मैड सिनेरियो होगा, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिनेरियो होगा। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पहले ही इतना कम है, क्योंकि कन्वेंशनल स्ट्रेंथ इंडिया की बहुत ज्यादा है ना जी पाकिस्तान से। इसमें कौन सी कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, ये हकीकत है। इंडिया के पास कन्वेंशनल स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल स्ट्रेंथ के रिस्पांस के अंदर जो है वो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ पे उन्होंने जोर दिया हुआ है कि जी हम स्ट्रेटेजी जो है हमारी ये, और एयर पावर भी उनकी इसी के ऊपर बेस करती है। और बड़ा लो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, इसलिए पूरी दुनिया परेशान है यहाँ पे। ये बात तो, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इंडिया के पास ऑप्शंस और बहुत ज्यादा है ना। इंडिया ने पानी चलो अभी बंद कर दिया, पानी फिर खुल जाएगा। पानी इज नॉट द बिगर इशू। द बिगर इशू इज कि इकोनॉमिक पाकिस्तान की जो माशी हालत है, पाकिस्तान की बहुत बुरी माशी हालत है। सिर्फ चाइना पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। अगर एफएटीएफ के ऊपर, कल मैं शाहीन से भाई साहब के साथ यही बात कर रहा था, शाहीन से भाई साहब कह रहे थे अभी एफएटीएफ का इजलास आने वाला है, एफएटीएफ के ऊपर दोबारा टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर इनके ऊपर सैंक्शन लग जाती है। पाकिस्तान तो पहले ही मांग मांग के चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे डेमोक्रेसी जहां पे नहीं होती, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने पहले ही तबाह किया हुआ है। और हिंदुस्तान के साथ जो है अभी नारे मरवा के ये पूरे मुल्क को इकट्ठा तो कर रहे हैं,
लेकिन इनको रोटी कहां से खिलाएंगे, कब तक खिलाएंगे, ये मामला किस तरह चल सकता है? नहीं चल सकता। कन्वेंशनल स्ट्रेंथ बहरहाल भारत की बहुत ज्यादा है जी पाकिस्तान से। मेजर आदिल, देखिए, भारत की तरफ से कुछ किया तो जाएगा, कोई तो और डिसाइसिव होगा, कुछ बड़ा होगा, वॉर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ये कहते हैं कि नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। लेकिन अगर मान लीजिए एक बहुत एक ऐसा टारगेट हो जैसे हाफिज सईद हो, जिसे हो सकता है इंडिया कोशिश करे कि उसे टेक आउट किया जाए, या फिर मसूद अजहर हो, तो उस केस में भी क्या किसी टेररिस्ट को भारत निशाना बनाता है तो पाकिस्तान अपनी तरफ से रिटेलिएट करेगा? देखिए, अभी थोड़ा हौसले से आपने मेरा जवाब 1 मिनट के अंदर सुन लेना है। भारत के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, जिस तरह अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, इस तरह पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान सोने की चिड़िया। 45% हमारा लैंड मास है। तमाम जहां पे मिनरल जो वेल्थ है, जो क्रिटिकल मिनरल्स ये पूरी दुनिया को बेच रहे हैं, चीन को बेच रहे हैं, चाइना को, वो बलूचिस्तान के अंदर है। और बलूचिस्तान के अंदर स्मोकिंग गन हमने पकड़ ली थी कलभूषण जादेव की शक्ल के अंदर, जिसको बेचा जाता है। और अभी भी वहां पे जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट काम करते हैं, वो भारत के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। ये बात भी यहां पे जो है एक हकीकत है। इस हकीकत के अलावा ये बात भी हकीकत है कि आप लोग पिछले 2 साल से पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट जो लीडरशिप है, चाहे वो कश्मीर की है, चाहे वो खालिस्तान की है, लाहौर एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान में आके आप लोग जो है असैसिनेशन रॉ के ये खाते में, सोचा जा रहा आपकी है, कहा जा इंटेलिजेंस रहा है। एजेंसीज के खाते में, और आप मानते भी हैं, डाली जाती है। ठीक है, तो अब अगर आप आके वो काम करेंगे तो क्या कोई मतलब उस तरह की अरेंजमेंट हो सकती है? डायनेमिक्स चेंज हुए हुए हैं अब और उस वक्त और इस वक्त जो है जनरल बाजवा नहीं बैठा हुआ, इस वक्त एक जहनी मरीज बैठा हुआ है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ईगो, उसकी ईगो जो है वो बहुत ही ईगोटिस्टिकल एटीट्यूड है। अनापरस्त बंदा बैठा हुआ है, जिसको अपनी जो पब्लिक इमेज है वो बेहतर करना है, क्योंकि वो 10 साल हुकूमत करना चाहता है, सुपर किंग बनना चाहता है, बगैर वोट लिए इलेक्शन लिए। तो वो ये होने नहीं देगा। आप जो भी करेंगे उसका टिट फॉर टैट वो करने की कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, बता ट्रैक 2 के ऊपर कोई कुछ दो और कुछ लोग की बुनियाद के ऊपर जो है कुछ ना कुछ हो सकता है। उनके अलावा भी आप बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं। कुछ दो और कुछ लोग के चक्कर में कुछ भी अंदर खाते तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सियासत जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात पता है कि जो दिखता है वो बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो दिखता नहीं है। बहुत शुक्रिया मेजर आदिल रजा हमसे बातचीत करने के लिए।